हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा जो आज ईवीएस का टॉपिक है, एक जो क्वेश्चन पूछा गया सन 2017 में सीटेट में कि वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है, मतलब कि ऐसा कौन सा स्तर है जो पृथ्वी तल के नज़दीक है। तो इसमें हमारा संताप मंडल, सौरमंडल, मध्यमंडल और आयनमंडल है। तो जो वायुमंडल है, मतलब जो पर्यावरण के क्षेत्र हैं या स्तर हैं, वो हम मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, क्योंकि मान लीजिए यहाँ सबसे नज़दीक तल पूछ लिया गया। उसके बाद में कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि मौसमी घटनाएं किस समय घटित होती है, या ओजोन परत जो होती है किस मंडल में पाई जाती है। तो जो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्ज़ाम में, मैंने वो सारे जो है इसमें इस वीडियो में मैंने उन सारे टॉपिक को, उन सारे पॉइंट को शामिल किए हैं। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक शुरू करते हैं। पहला हम लोग यहाँ से देखते हैं कि पर्यावरण तो किन शब्दों से मिलकर बना है। पर्यावरण की परिभाषा क्या होगी। तो पर्यावरण जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। परि प्लस आवरण। परि का क्या अर्थ होता है? परि का अर्थ होता है चारों ओर, और आवरण का अर्थ होता है घिरा हुआ। अर्थात जो हमारी पृथ्वी को या हम लोगों को चारों ओर से घेरे हुए है उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। अगर देखिए इसमें क्या लिखा है, मनुष्य के चारों ओर का वह क्षेत्र जो उसे घेरे रहता है क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। मनुष्य के चारों ओर का वह क्षेत्र जो उसे घेरे रहता है पर्यावरण कहलाता है। अगर हम पर्यावरण के घटक की बात करें कि कौन कौन से घटक होते हैं, तो पर्यावरण के जो होते हैं वो दो घटक होते हैं। एक होता है प्राकृतिक घटक और एक मानव निर्मित घटक। तो प्राकृतिक घटक जो होते हैं, प्राकृतिक घटक जो प्राकृतिक घटक कौन कौन से होते हैं? जो ईश्वर द्वारा हमें वस्तुएं प्राप्त होती है वो प्राकृतिक घटक है। मानव निर्मित जो मनुष्यों के द्वारा हमें प्राप्त होती है वो क्या है? मानव निर्मित वस्तु घटक हैं। तो फिर हम देखते हैं आगे कि जो प्राकृतिक घटक है उससे कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से? एक हमारा हो गया जैविक घटक जो कि बायोटिक कंपोनेंट है, और अजैविक घटक अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक मतलब जो सजीव वस्तुएं हैं, और अबायोटिक मतलब जो निर्जीव वस्तुएं हैं। ऐसी वस्तुएं जो प्राकृतिक द्वारा बनाई गई हैं परंतु ऐसा क्या कि वो निर्जीव हैं, और हमारी अबायोटिक हो जाएंगी। और बायोटिक में कि प्राकृतिक द्वारा बनाई गई वस्तुएं जिनमें जान होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? बायोटिक कंपोनेंट। ठीक, क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि जो इसके पर्यावरण के घटक हैं कौन कौन से, या प्राकृतिक घटक को कितने प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक घटक कौन कौन से हैं, इन सबको पूछ लिया जाता है। अगर ये ना पूछा गया तो इसमें दे दिया जाएगा क्वेश्चन में कि जैविक घटक बताइए। अब उसमें से जीव जंतु पादप प्रकाश मृदा ये सब दे दिया गया। तो जब आपको पता हो कि जैविक घटक किसे कहते हैं, अजैविक घटक किसे कहते हैं, तभी तो आप बता पाएंगे कि इसमें कौन सा हमारा सही होगा। तो जैविक घटक का मतलब ये होता है कि वह वस्तुएं जिनमें जान होती हैं और प्रकृति द्वारा बनाई गई होती हैं वो हमारी जैविक वस्तुएं हो जाएंगी, मतलब सजीव वस्तुएं। अजैविक का मतलब होता है निर्जीव वस्तुएं। वह वस्तुएं जो प्रकृति द्वारा बनाई गई होती हैं परंतु उनमें जान नहीं होता, मतलब निर्जीव होती हैं। वो क्या होती है? हमारी प्राकृतिक वस्तुओं में से अजैविक घटक होते हैं। प्राकृतिक घटक के जो अजैविक घटक हैं वो जिनमें जान नहीं होती परंतु वो क्या होते हैं? प्रकृति द्वारा बनाई गई होती हैं। अगर हम ह्यूमन की जो मतलब जो मानव निर्मित घटक है उसमें देखें कि अगर उदाहरण क्या आएगा, तो जैसे भवन, सड़क, पुल, पार्क, उद्योग, फ़ोन, मोटरसाइकिल, कार, मतलब जितनी भी ऐसी वस्तुएं हैं जो जिनमें जान नहीं होती, मानव द्वारा बनाई गई हैं, वो सब मानव निर्मित घटक में आएंगे। अब हम पर्यावरण के क्षेत्र देखते हैं कि पर्यावरण के क्षेत्र कौन कौन से। पर्यावरण के स्तर बोलिए या क्षेत्र बोलिए एक ही है। ठीक, पर्यावरण के स्तर को या क्षेत्र को चार भागों में बांटा गया है। एक हमारा स्थल मंडल, दूसरा जल मंडल, तीसरा वायुमंडल और चौथा है जैवमंडल। तो जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो वायुमंडल से पूछा गया है। तो हमें इन तीनों चारों के बारे में पढ़ना होगा, क्योंकि अभी मान लीजिए वायुमंडल से पूछा गया था उस टाइम, अब इसमें स्थल मंडल से पूछ लिया, जल मंडल से, जो कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो मैंने इन सभी टॉपिक में से सभी बिंदु को उठाया, उन सभी बिंदु को उठाया है जो जहाँ से मतलब एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वायुमंडल को देखते हैं, क्योंकि वायुमंडल से ही हमारा क्या था? क्वेश्चन बना था। तो वायुमंडल की तरफ हम लोग चलते हैं। एक मिनट रुकिए, ये रही वायुमंडल। फिर वायुमंडल को जो वायुमंडल है, ठीक, वायुमंडल जो है उससे क्या किया गया है? उसे भी 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि सबसे पहले हम वायुमंडल की परिभाषा देखते हैं कि वायुमंडल कहते हैं किसी पृथ्वी के चारों ओर विस्तृत गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं।
किसे कहते हैं वायुमंडल? पृथ्वी के चारों ओर विस्तृत गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। यह गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के चारों ओर स्थित है। किसके ये भी पूछ लिया जाता है कि जो वायुमंडल है वो किसके कारण हमारे पृथ्वी के चारों ओर स्थित है? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल स्थित है। और वायुमंडल में क्या उपस्थित होता है? तो वायुमंडल में गैसें उपस्थित होती हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, आर्गन और अन्य गैसें जो होती हैं ये सब। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग वायुमंडल को भी 5 भागों में बांटा गया है। उसकी जो पहली परत है वो क्षोभ मंडल, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है, इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि क्षोभ मंडल जो सबसे निचली परत है वायुमंडल की, तो यही पृथ्वी तल के नज़दीक है। ठीक, क्षोभ मंडल के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं कि ये क्या होता है। क्षोभ मंडल के बारे में जानेंगे। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, यही पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो क्षोभ मंडल है। वायु का सर्वाधिक घनत्व जो होता है यही होता है। घनत्व कितना होता है? 75% होता है। क्षोभ मंडल में ऊपर जाने पर तापमान घटता है। क्षोभ मंडल में ऊपर जाने पर तापमान में क्या होती है? तापमान जो होता है वो क्या होता है? घटता है। सामान्य जो ताप पतन दर होता है, मतलब जब सामान्य जो ताप घटने की जो दर है वो कितनी है? 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप क्या होता है? घट जाता है। ठीक, और जो मौसमी घटनाएं होती हैं वो कहाँ घटित होती है? सारी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती है। ये भी क्वेश्चन बना था कि जो मौसमी घटनाएं होती है किस मंडल में घटित होती हैं या वायुमंडल की किस परत में घटित होती है? तो क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। ठीक, जैसे वर्षा, पवन, हवा का चलना, हिम, चक्रवात, आंधी, तूफान, ये सब जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं ये कहाँ पर घटित होती हैं? ये सारी क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। तो ये भी हमारा एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि मौसमी घटनाएं कहाँ घटित होती, तो ये क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। ये क्या हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी आप लोग टिक कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ है। ठीक, मौसमी घटनाएं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा है समताप मंडल, मतलब स्ट्रेटोस्फेयर। समताप मंडल की अगर हम बात करें तो 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत पाई जाती है। अब ये पूछ लिया जाए कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि किसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है, तो ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। ठीक, यह सुरक्षा कवच क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणें होती हैं उनसे यह अवशोषित कर लेता है, पृथ्वी पर आने नहीं देता, जिससे हमारी क्या होती है? रक्षा होती है। ओजोन परत की जो मोटाई जिससे हम नापते हैं वो यूनिट कौन सी है? ये भी पूछा गया था कि ओजोन परत की मोटाई नापने वाली जो यूनिट या इकाई है वो क्या है? तो डाप्सन है। क्या है? डाप्सन। सीटेट में ये क्वेश्चन आया था कि ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किस यूनिट का हम प्रयोग करते हैं, तो डाप्सन यूनिट का प्रयोग करते हैं। ठीक, ओजोन क्षेत्र का और ये भी बना था। यहाँ से मान लीजिए जितने भी पॉइंट इसमें डाला गया है सारे ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और अगला हम देखते हैं जो ओजोन छिद्र है, ये भी पूछा गया था कि ओजोन छिद्र जो सर्वप्रथम कहाँ पर देखा गया, तो अंटार्कटिका महाद्वीप पर देखा गया। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों ने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो ये क्वेश्चन है ये भी पूछा गया है कि अंटार्कटिका मतलब ओजोन छिद्र जो है सबसे पहले कहाँ देखा गया, तो अंटार्कटिका महाद्वीप पर सबसे पहले देखा गया। एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जो कि ओजोन परत से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये कब हुआ था, तो 16 सितंबर 1987 कनाडा में हुआ था। और वहाँ किस चीज़ की बात की गई, तो वहाँ पर ओजोन परत के संरक्षण के लिए बात किया गया। और ये पूछा जाए कि यूपी टेट में ये पूछा गया था 2021 में जो यूपी टेट हुआ था उसमें पूछा गया था कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। 16 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? जो ओजोन परत के संरक्षण की बात कही गई थी उसके लिए जो मीटिंग हुई थी या प्रोटोकॉल रखे गए थे वो 16 सितंबर को रखी गई थी, इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसी प्रोटोकॉल के तहत CFC गैस पर प्रतिबंध लगाया गया था। किस प्रोटोकॉल के तहत CFC पर प्रतिबंध लगाया गया था, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ, तो 16 सितंबर 1987 में हुआ। कहाँ पर हुआ? कनाडा में हुआ, क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी पूछा जा सकता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। कब हुआ, तो 16 सितंबर 1987 कनाडा में हुआ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर हमारा आ गया, पहला हमने देखा क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा देखते हैं हम लोग। तीसरा ये पहले और देख लेते हैं, मदर ऑफ
स्पिरल क्लाउड, सीरस का निर्माण, मतलब एक विशेष प्रकार के रंगीन बादल होते हैं जिनका निर्माण समताप मंडल में होता है। ये भी पूछ सकता है कि सीरस जो बादल होता है, सीरस बादल का निर्माण कहाँ होता है, तो इसका भी निर्माण कहाँ होता है, समताप मंडल में ही होता है। ये कैसा होता है, एक रंगीन बादल है। समताप मंडल जो होता है वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श। समताप मंडल में क्या क्या पाई जाती है, समताप मंडल में एक बात ये याद रखने की, ओजोन परत पाई जाती है। दूसरा जो है ये सीरस बादल का मतलब स्पिरल क्लाउड का निर्माण होता है, यहाँ पर एक रंगीन बादल होता है। और जो वायुयान के उड़ने के लिए सबसे आदर्श जो परत है वो कौन सी, समताप मंडल है। तो यहाँ से हमें 3-4 पॉइंट बहुत ज़्यादा याद रखनी है। अगर ओजोन परत से देखा जाए तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत पर छिद्र सबसे पहले कहाँ देखा गया, तो अंटार्कटिका में देखा गया। ओजोन परत को सुरक्षा कवच कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण जो होती है उनसे हमारी रक्षा करती है, उन्हें सोख लेती है। ठीक। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ, तो 16 सितंबर 1987 कनाडा में हुआ। उसमें ओजोन परत के संरक्षण की बात कही गई, CFC पर प्रतिबंध लगाया गया। इन सब बातों को हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ हम करते हैं मेसोस्फीयर, मतलब कि मध्यमंडल की बात करेंगे। ठीक। ये सबसे वायुमंडल की अगर पूछी जाए सबसे ठंडी परत कौन सी है, तो सबसे ठंडी परत कौन सी है, ये मध्यमंडल जो है सबसे ठंडी परत होती है। जो उल्का पिंड होते हैं वो मध्यमंडल में ही आके जल जाते हैं, जिसके और ये क्यों जल जाते हैं मध्यमंडल में आकर, घर्षण के कारण ऐसा होता है। दोबारा हम लोग देखते हैं, अगर पूछा जाए कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है, तो मध्यमंडल है। ये पूछा जाए कि उल्का पिंड जो होती हैं वो किस परत में आकर जल जाती हैं, तो मध्यमंडल में जल जाती हैं। किसके कारण, घर्षण के कारण मध्यमंडल में आकर उल्का पिंड जल जाती हैं, जिससे पृथ्वी पर नहीं आ पाती हैं। ठीक। अब हम लोग देखते हैं आयनमंडल, आयनोस्फीयर। ठीक। 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर कॉमन लाइन पाई जाती है। कॉर्मन लाइन क्या होती है, कॉर्मन लाइन होती है जब 100 किलोमीटर की ऊंचाई हम लोग पार कर लेते हैं तो एक ये बनाया गया है, मतलब वहाँ कोई लाइन नहीं खींची होती है, एक दायरा बनाया गया कि अगर इतनी ऊंचाई के आप ऊपर निकल जाएंगे तो आप अंतरिक्ष में, ऐसा मतलब ये कहा जाएगा कि आप अंतरिक्ष में गए थे। अगर 100 मीटर की ऊंचाई पर 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगर आप ऊपर आसमान में जाते हैं तो आप क्या कहलाएंगे, आपको क्या कहा जाएगा कि आप अंतरिक्ष में गए थे। और 100 मीटर की ऊंचाई पर जो पैमाना बनाया गया है उस लाइन को हम क्या कहते हैं, कॉर्मन लाइन कहते हैं। कौन सी लाइन, कॉर्मन लाइन कहते हैं। ठीक। और अगर पूछा जाए कि वायुमंडल की सबसे गर्म परत कौन सी है, तो वायुमंडल की जो सबसे गर्म परत है वो कौन सी है, आयनोस्फीयर मतलब आयनमंडल है। जो संचार उपग्रह होती हैं वो कहाँ स्थापित की गई है, संचार उपग्रह आयनमंडल में स्थापित की गई हैं। और जो रेडियो तरंगें होती हैं वो आयनमंडल से परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस आ जाती हैं। दोबारा देखते हैं हम आयनमंडल को हम लोग दोबारा देख लेते हैं। 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर कॉर्मन लाइन पाई जाती है। कॉर्मन लाइन क्या होती है, अगर आप आसमान में 100 किलोमीटर की ऊंचाई से ऊपर निकल गए तो ये कहा जाएगा कि आप अंतरिक्ष में गए हैं। मतलब अगर 100 किलोमीटर के अंदर ही हैं आप तो ये तो रहेगा कि हाँ आप बादल में या आसमान में घूम रहे हैं। अगर आपने कॉर्मन लाइन मतलब 100 किलोमीटर की ऊंचाई पार कर दी है तो क्या कहा जाएगा कि आप अंतरिक्ष में गए थे। ठीक। उस लाइन 100 किलोमीटर के जो दायरा बनाया गया उस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्मन लाइन कहते हैं। ठीक। और सबसे गर्म, अगर पूछा जाए कि सबसे गर्म परत कौन सी है, तो आयनमंडल जो है सबसे गर्म परत है। सबसे ठंडी परत कौन सी है, तो मध्यमंडल है। और संचार उपग्रह कहाँ स्थापित किए गए हैं, तो संचार उपग्रह जो हैं वो संचार उपग्रह कहाँ स्थापित किए गए, तो ये आयनमंडल में स्थापित किए गए हैं। और रेडियो तरंगें जो होती हैं वो रिफ्लेक्ट होकर किस मंडल से रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वी पर वापस आ जाती हैं, तो आयनमंडल से परावर्तित होकर वापस आ जाती हैं। ठीक। अब वायुमंडल की हम लोग बात करते हैं। वायुमंडल जो होता है ये वायुमंडल का सबसे कम घनत्व वाली परत है, वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक। ये सबसे बाहरी परत है और इसका जो घनत्व होता है सबसे कम होता है। अब हमने वायुमंडल की बात कर ली है। ठीक। कितने परत बताया गया था, तो उसमें बताया गया था 4 परत। तो इसमें से हमने वायुमंडल की बात कर ली है, मतलब एटमॉस्फेयर की बात कर ली है। अब हम क्या देखेंगे, हाइड्रोस्फीयर मतलब जलमंडल की बात करेंगे। जलमंडल देखते हैं। किसी ग्रह पर जल की कुल मात्रा जलमंडल कहलाता है। किसी ग्रह पर कितना जल है उसकी जो मात्रा होगी वो क्या कहलाएगी, जलमंडल कहलाएगी। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल है, उसमें 71% जल है और 29% क्या है, स्थल है। 71% जल और 29% जल है। अब 71% को देखिए किस प्रकार बांटा गया है कि कौन सा कितने प्रतिशत जल पीने योग्य है, कितने प्रतिशत जल जो है वो पीने योग्य नहीं है। जलमंडल को कितने भागों में बांटा, एक धरातलीय जल होता है, एक भूमिगत जल होता है, एक जलवाष्प होता है। इन सभी को जलमंडल के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक।
अगर इसके स्रोत देखा जाए जो रिसोर्स सरफेस वाटर मतलब धरातलीय जल के अगर स्रोत देखा जाए कि कौन कौन से हैं, तो धरातलीय जल के पहले भूमिगत जल मतलब पहले धरातलीय जल जान लेते हैं कि होता क्या है। धरातलीय जल जो जैसे नदी तालाब सागर समुद्र मतलब जो धरातल के ऊपर जल हमें दिखाई देता है वो धरातलीय जल है। और जब बारिश होता है इसका पानी अंदर चला जाता है तो हमारा भूमिगत जल हो गया। और जलवाष्प जो नदी तालाब झरने में पानी भरा होता है और जब जल जो होता है वाष्प बनकर ऊपर ऊपर उड़ता है तो वही जलवाष्प होता है, ठीक, वाटर वेपर। तो सबसे पहले हम लोग जो धरातलीय जल है उसके स्रोत देखते हैं, मतलब कौन कौन से हैं। एक हमारा महासागरीय जल हो गया, मतलब ओशियन, सी, रिवर्स, लेक्स और पॉन्ड, मतलब महासागरीय जल, समुद्र, नदी, तालाब, झील, ठीक, ये धरातलीय जल के स्रोत हैं। अगर हम ये देखें कि अगर जो जल है अगर उसका हम वर्गीकरण करें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, मतलब जल का अगर हम वर्गीकरण करें तो हमारी पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल है? 71% जल है। मतलब कोई भी चीज़ हो अपने आप में 100% होती है, तो जो 71% है वो इसे क्या मानेंगे? अगर प्रतिशत में देखें तो वो अपने आप में क्या है? 100% है। तो उस 100% में से जो 97% जल है वो क्या है? लवणीय है। मतलब लवणीय जो महासागर है उस रूप में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? 97% जल है जो समुद्र के रूप में पाया जाता है या महासागरीय जल के रूप में पाया जाता है, जिसमें से 3% जल कितने 3% जल क्या है? वो शुद्ध जल है। अब इससे 3% है ये भी अपने आप में 100 है। अगर हम उस 3% का वर्गीकरण करें तो जो 3% जल है ये भी अपने आप में 100 है, ठीक। तो इस 100 का अगर हम वर्गीकरण करें तो वो जो 100 है 3% जो ये ऐसे मान लीजिए ये अपने आप में कितना है? 100% है। अगर इसका हम वर्गीकरण करें तो इसका अगर 70% इसका जो है 70% क्या है? वर्षा के रूप में है और 30% पीने योग्य पानी है, जो कि किसके रूप में है? जो पीने योग्य पानी है वो नदी तालाब भूमिगत जल आदि के रूप में उपस्थित है। अब आप लोग सोचिए कि हमारे लिए मतलब जो लोग पानी की वैल्यू नहीं करते, मतलब एक गिलास पानी निकालना हो एक बाल्टी पानी लौट देते हैं, मतलब गिरा देते हैं मोटर चला के या मतलब बहुत सारे ऐसे वो होते हैं जो पानी जिससे बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। ब्रश कर रहे हैं और नल खोल दिए पानी गिर रहा है, इससे क्या होता है? पानी ही तो ख़राब हो रहा है। पानी की बचत करनी चाहिए हमें, क्योंकि जो हमारे पीने योग्य पानी है उसकी अगर हम मात्रा देखें तो बहुत ही कम है। अगर अब जो पीने योग्य पानी है उसमें से कुछ बर्फ़ के रूप में है, नदियों में है, तालाब में है, झरने में है, भूमिगत जल है। तो केवल हम लोग भूमिगत जल को ही पीने योग्य मतलब जो पीने योग्य हम लोग बना पाते हैं, मतलब पीने योग्य पाते हैं। जो बर्फ़ है ये भी पी सकते हैं हम, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए भी तो उसे गर्म करो फिर पिघलेगा उसे पियो। मतलब कुल मिला के अगर हम लोग देखें तो हमें पानी की बहुत ज़्यादा बचत करनी चाहिए, पर ऐसा बहुत कम ही लोग सोचते हैं कि पानी की बचत करें या कुछ भी, ठीक। अब हम लोग स्थल मंडल को देखते हैं। आशा करती हूँ ये आप लोगों को समझ में आया होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आ गया स्थल मंडल। स्थल मंडल जो है वो पृथ्वी पर कितना है? 29% भाग स्थल है, ठीक। पृथ्वी की बाहरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। इसे सियाल के नाम से भी जानते हैं। सियाल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है, इसलिए क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं। सियाल पृथ्वी की बाहरी परत को सियाल क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। और हम अगर पृथ्वी की जो ऊपरी पर भूपरपटी होती है अगर उसके निर्माण की बात करें हम, तो खनिजों और चट्टानों से होता है। जब जो चट्टानें होती हैं जब उन चट्टानों का अपक्षय और अपरदन होता है, जिससे वो कुछ तो अपने ही स्थान पर टूट फूट जाती हैं, ठीक, और कुछ टूट फूट कर पानी के साथ हवा के साथ ऐसे ही इधर उधर चली जाती हैं। तो इससे क्या होता है? मिट्टी का निर्माण होता है। अब भूप्रकृति के अंदर अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो क्या है? ऑक्सीजन है। कितने प्रतिशत पाया जाता है? 46% पाया जाता है। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम 28% जो है वो क्या है? सिलिकॉन है। 8% एल्यूमिनियम है, ठीक। और यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है तत्व और धातु से क्वेश्चन बनता है कि भूपरपट्टी के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ऑक्सीजन होगा। अगर धातु पूछी जाए कि भूपरपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, ये तो ऑक्सीजन हो गया। अगर धातु पूछी जाए तो एल्यूमिनियम हो गया। अगर संपूर्ण पृथ्वी की अगर भूपरपट्टी की बात, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर भूपरपट्टी पर पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वो तो हो जाएगा ऑक्सीजन। अगर धातु तो एल्यूमिनियम। अगर ये पूछा जाए कि संपूर्ण पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा, तो वो क्या है? लोहा है। यहाँ कन्फ्यूजन
कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। दोबारा देखते हैं, अगर ये पूछा जाए कि भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व तो ऑक्सीजन, अगर धातु तो एल्यूमिनियम। अगर संपूर्ण पृथ्वी की बात की जाए, यहाँ केवल भूपर्पटी की बात की जा रही है, जो तत्व और धातु है ऑक्सीजन एल्यूमिनियम। अगर संपूर्ण पृथ्वी पर पाए जाने वाले सर्वाधिक मिलने वाला धातु कौन सा, तो क्या है, लोहा है। ठीक, अब हम लोग जीवमंडल की बात करते हैं। जीवमंडल पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ जीवन संभव हो वो क्या कहलाता है, जीवमंडल कहलाता है। वह स्थान जहाँ पर जल भी उपस्थित हो, वायु भी हो, स्थल भी हो, वहाँ क्या होता है, वो क्या होगा, हमारा जीवमंडल होगा, जहाँ जीवन संभव हो। अगर मान लीजिए केवल पानी है तो वहाँ भी जीवन संभव नहीं है। आप मान लीजिए केवल पानी है तो कैसे आप वहाँ जीवित रहेंगे, ना ही आपको अनाज, भले ही आप मछली वगैरह पा जाएं, लेकिन आपको ना तो वहाँ कुछ खाने के लिए, और केवल मछली खाकर तो आप जिंदा नहीं रह पाएंगे, वो भी कैसे खाएंगे, कुछ मछली ऐसे तो खा नहीं सकते, उसे पकाना होगा और सब सारी चीज़ें चाहिए। और ना ही आप केवल हवा में रह सकते हैं। ठीक, तो जीवित रहने के लिए या जहाँ जीवन संभव हो वहाँ पर तीन चीज़ें पाई पाई मतलब तीन चीज़ें होना आवश्यक है, एक जल, वायु और स्थल। ठीक, तो आज की जो हमारी वीडियो थी यही तक थी। आज इतना सब बताने का मेरा केवल यही उद्देश्य था कि अगर इससे क्वेश्चन बने तो आप लोग ज़रूर कर लें, सॉल्व कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगर वायुमंडल से पूछा गया तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर भी जा सकता है, जैसे उसकी परत के बारे में पूछ सकता है। जल मंडल से पूछ सकता है कि कितने प्रतिशत भाग जल है और कितने पीने योग्य है, कितने जो है वो लवणीय है, और स्थल मंडल के बारे में पूछ सकता है। ठीक, आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, अगर लगा हो कि अगर आप लोगों को लगा हो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मतलब इससे हमें फ़ायदा हो सकता है, तो लाइक कर दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा। और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।